आपको तो ये सोचकर ही दुख होता होगा कि हमें इंडिया से अलग क्यों किया गया, हमें आज़ाद क्यों करवाया गया। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हमारे साथ यही रवैया अपनाना था तो हमें हकूक ही नहीं देने थे, तो हमें अपने साथ जोड़ा क्यों किया। एक तो पाकिस्तान की अफवाज पर 2 दिन पहले हमला हुआ था, अब एक और हमला जो है वो पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर किया गया है। हम हर वक्त एक खौफ के आलम में रहें कि इंडिया हमला कर देगा, इंडिया हमारे से ये कर देगा। एक दफा तय कर लेना कि भी कितना लड़ना है। और पाकिस्तान जो है अब वो स्ट्राइक करने जा रहा है और भारतीय ठिकानों पर बमबारी के अलावा देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। अभी जो तू पब्लिक स्टेटमेंट दे रहा कश्मीर वश्मीर, कश्मीर तेरे बाप की क्या, तेरे दादा की क्या, तेरे 7 पुश्तों की बस का नहीं है। ये सपना देखते तेरा याया खान, जउल हक, मुशरफ सब कब्र में गए और तू भी एक दिन कब्र में जाएगा यही सपना लेके। कश्मीर वश्मीर तो मिलना नहीं। एक इस्लामी मुल्क है इसलिए जुड़े, लेकिन हमें इधर ना बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि जब कोई हमें इस तरह कोई यानी हमारे कोई तवज्जो नहीं देता, हमें ऐसे ही छोड़ के रखा हुआ है। एक शख्स बंदूक के जोर पे अपने इक़्तिदार के लालच में इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहा है। अगर कोई ये समझता है न सिर्फ हिंदुस्तान, दुनिया की कोई ताकत कि हम उसके लिए खतरा हैं और वो हम पे सोच रहा है प्रीएम्प्टिव करने का, तो हमें प्रीएम्प्टिव कर देना चाहिए। जी कल देखिए टेरर कैंप्स को इन्होंने फिर बनाना शुरू कर दिया है। अब की बात चाइना की मदद से बना रहे टेरर कैंप्स में। अच्छा, चाइना का सीमेंट कुछ खास होता है क्या? हम उस वक्त से ये कह रहे थे कि अगर वो ये लीडरशिप कह रही है कि इट्स अ पॉज, it is not that we are going to accept the ceasefire which as such they asked for. अब इनके कला कमा किया जाएगा, इनकी बिलों में घुसकर ऐसी स्ट्राइक्स होंगी। फ्री ट्रेड डील की डिस्कशन भी हो रही है। आपको नहीं लगता कि इंडिया बहुत मैच्योर तरीके से अपने रिलेशन नेबर्स के साथ और इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ बेहतर कर रहे हैं? ये ऐसा फील्ड मार्शल है जो फील्ड में फेल हो चुका है, और ये ऐसा नामाकुल अहमक है जो जाके ट्रम्प के जूते पॉलिश करके अभी आया है। आप अगर तो जंगी जुनून हो आपके पास, ये नहीं कि हमारे पास कुछ नहीं, मैं बार बार कहता हूं कि ये तो हिंदुस्तान को हमाकत दोबारा नहीं करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अब पिछले दिनों इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पर कुछ हुआ था और यहाँ पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सैनिकों को ठोका गया था। तो उसको लेकर अब पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कशन ये हो रहा है कि अब जो है ना वो इंडिया के अंदर कोहराम मचाया जाएगा और इंडिया के अंदर अटैक किया जाएगा। अब ये कॉपी कर रहे हैं इंडिया की, लेकिन इंडिया ने तो सही मायनों में करके दिखाया है। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, या फिर ऑपरेशन सिंदूर हो, 3 दिन जो चला था और उसमें कितना नुकसान हुआ है ये अभी भी नहीं, मतलब कि जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक ये प्रूफ्स दुनिया के सामने रहेंगे कि देखिए इंडिया ने किस तरीके से पाकिस्तान की बैंड बजाई थी। चाहे एयर बेसिस की बात हो या फिर कहे कि जो आतंकवादी ठिकाने हो वहाँ पर बम बरसाने की बात हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर पाकिस्तान ऐसा सोच रहा है कि इंडिया पर अटैक किया जाएगा तो उनको 2-5 बार या फिर 200-500 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद उनके लिए रिवर्स जाने की कोई पॉसिबिलिटी बचेगी नहीं। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। और कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। अभी इस फील्ड मार्शल या फील्ड मार्शल को कहिए जो तेरी कमीज पे दाग लगे हैं, जो ट्रम्प का जूता पॉलिश किया था, वो ड्राई क्लीन करवाए नहीं करवाए? पहले तो ये बता कि जो तेरी दुनिया भर में बद पीटी जा रही, जो तेरे को पाकिस्तान में मुल्ला मौलाना गाली दे रहे, अभी जो तू पब्लिक स्टेटमेंट दे रहा कश्मीर वश्मीर, कश्मीर तेरे बाप की क्या, तेरे दादा की क्या, तेरे 7 पुश्तों की बस का नहीं है। ये सपना देखते तेरा याया खान, जउल हक, मुशरफ सब कब्र में गए और तू भी एक दिन कब्र में जाएगा यही सपना लेके। कश्मीर वश्मीर तो मिलना नहीं। ये तुम्हें भी पता है, ये हमें भी पता है। ये तो वहां उन किराए के टट्टू जहादियों को सुना रहे हो जिनको अपने वर्दी लगा के आतंकवाद पे लगा देना, उनको मरवाना है अमेरिका के से पैसे लेके। क्योंकि जब पाकिस्तान में जहाद की दुकान चलती, 2 तरह की लकड़ी डलती है उसमें जहाद के तंदूर में, एक तो है फौजी, एक है ये नॉन स्टेट एक्टर्स। तो दोनों को ये पट्टी बढ़ाई जाती है, तुम बहुत बड़ा जहाद कर रहे हो, तुम बहुत बड़ा दीन का काम कर रहे हो, और इस दीन के काम में अगर शहादत भी हो गई कोई बात नहीं बेटा, हूर मिलेगी, अय्याशिया है वहां पे। यही काम हो रहा है। और ये कश्मीर वश्मीर इनका वो फियास्को है जो ये जारी रखना चाहते हैं। तुम्हारे बाप के बस को कश्मीर लेना तो 4-5 बार तो लेने आए थे, ले लो। अब मेरे जेब में रखा के कश्मीर आके ले ले अगर तेरी औकात है तो। ये धमकियां देना, ये गीदड़ बक्कियां देना, ये अपने ओटीए में बैठ के हमें समझाना मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जाके अपने अयूब खान से लेके अब तक जितने आए हैं सबको पूछ क्या कर पाए? वो जाके उनकी कब्र पे जाके सजदा कर और पूछ के वो शायद तुझे कुछ बता दे
यही बताने के बेटा कश्मीर से दूर रहिए वरना यहीं लेट जाएगा हमारे पास। अगर कश्मीर से दूर नहीं रहेगा हमारे पास बहुत जल्दी लेट जाएगा, जितना टाइम है उतना कम हो जाएगा। वहीं दूसरी जानिब एक तो पाकिस्तान की अफवाज पर 2 दिन पहले हमला हुआ था, अब एक और हमला जो है वो पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर किया गया है। इसके साथ ही साथ कर्फ्यू नाफिज है जी, और पाकिस्तान जो है अब वो स्ट्राइक करने जा रहा है और भारतीय ठिकानों पर बमबारी के अलावा देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। इस वक्त कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय भारतीय ठिकानों पर बमबारी के। पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की फजाइया इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पिछले कुछ घंटों में होने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। आपको मालूम है कि 2 दिन पहले आईएसपीआर ने प्रेस रिलीज जारी किया। आईएसपीआर की तरफ से कहा गया कि जी 13 फौजी जवान जो हैं वो शहीद हुए। नॉर्थ वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में जो फौजी कॉन्वॉय था उस पर एक गाड़ी के ऊपर खुदकुश धमाका खेज मवाद लगाकर पूरे कॉन्वॉय को उड़ाने का प्लान था, लेकिन आगे मौजूद दस्ते ने बहादुरी का मुजाहरा किया और 13 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। इनिशियली 14 खवारिज मारे गए क्लियरेंस ऑपरेशन में, बाद में यह फिगर 27 का आया और उसके बाद यह फिगर और ज्यादा बढ़ा। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती। अब नाज़रीन इकराम एक और चीज हुई है, और शुमाली वजीरिस्तान में होने वाले खुदकुश हमले के बाद पाकिस्तान ने गुलाम खान बॉर्डर जो है उसे 6 माह के लिए बंद कर दिया। अब जरा आफ्टरमैथ देखिएगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर फौरी उसी दिन पहुंचते हैं और जो शहदा हैं उनकी नमाज जनाजा पढ़ते हैं, जख्मियों की इयादत करते हैं सीएमएच में, और सबसे अहम कोर कमांडर पेशावर के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग की जाती है। ये याद रखिएगा कि अफगानिस्तान के अंदर से ये दहशतगर्द ऑपरेट करते हैं। टीटीपी के सेफ हेवंस जो हैं वो अफगानिस्तान में हैं, और किसी भी स्टेट का एक सबर का जो पैमाना है ना वो लबरेज होते देर नहीं लगती, क्योंकि हम बहुत ज्यादा मैक्सिमम रिस्ट्रेंट से भी कुछ हमने आगे बढ़कर सबर का मुजाहरा किया, हमने रिस्ट्रेंट दिखाया। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, हमें उनकी नीयत पर शक नहीं है। अफगान तालिबान का कंट्रोल नहीं है। उनकी जो फौज है वो एक रोग मिलिट्री है, वो कोई प्रोफेशनल आर्मी तो है नहीं कि उसके अंदर हायरार्की हो, उसके अंदर डिसिप्लिन हो, ऐसा कुछ तो उसके अंदर दूर दूर तक नहीं है। अब इस चीज को आप समझें और इस चीज को अगर आप ग्रेटर पर्सपेक्टिव में समझने की अगर कोशिश करें तो इस वक्त जो फैसले लिए गए हैं ना वो सख्त तरीन फैसले हैं। और टीटीपी के पीछे कौन है जी? टीटीपी के पीछे पाकिस्तान की जो अजली दुश्मन भारत की खुफिया एजेंसी रॉ है वो है। और अब तो रॉ का जो चीफ है आज से वो पराग जैन आ चुका है, जो कि पाकिस्तान का एक्सपर्ट कहा जाता है। रॉ के पाकिस्तान डेस्क का हेड था। मकबूजा वादी में आर्टिकल 370 की रेवोकेशन के टाइम पे, एब्रोगेशन के टाइम पे वो था मकबूजा कश्मीर में पोस्टेड। ऑपरेशन जो बालाकोट स्ट्राइक्स हैं, फिर ऑपरेशन सिंदूर, इन सब का मास्टरमाइंड। यानी आप अंदाजा करें कि अब भारत जो है वो पाकिस्तान स्पेसिफिक चीजों पर आ रहा है। और ये जो अफगानिस्तान के अंदर बॉर्डर एरियाज में टीटीपी के ठिकाने हैं, ये बेसिकली भारत के ठिकाने हैं। इनका सरपरस्ती आला भारत है, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ है। मैं आपको यंग जनरेशन की बात बताना चाह रहा हूँ, मतलब हम गुजर गए, अब जो यंग है बिल्कुल। वो कहते हैं एक दफा अगर हुई थी लड़ाई या तो ना हो, और अगर हुई है तो फिर एक दफा तय कर लेना। हम हर वक्त एक खौफ के आलम में रहें कि इंडिया हमला कर देगा, इंडिया हमारे से ये कर देगा। एक दफा तय कर लेना कि भी कितना लड़ना है। देखिए, मैं तो आपके साथ मुत्तफिक इस सूरत में हूं कि अगर कोई ये समझता है, न सिर्फ हिंदुस्तान, दुनिया की कोई ताकत कि हम उसके लिए खतरा हैं और वो हम पे सोच रहा है प्रीएम्प्टिव करने का, तो हमें प्रीएम्प्टिव कर देना चाहिए। जी, मैं आपसे मुत्तफिक हूं। और मैं आपको बताऊं, नौजवान नस्ल यही कह रही है, होना भी ऐसा क्योंकि वो कुछ और तरह सोच रही है। उसने जो देखा है जी इंडिया का हमारे साथ रवैया, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन अफसर भाई, मसला क्या है कि हम अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे जहां हम एक ऐसी जंग के लिए चले जाएं जहां पे बहुत नुकसान। आप उस लेवल की बात कर लें। ढूंढ रहे हैं या हमने ढूंढ लिया है कि जो इस वक्त जैश मोहम्मद, जो कि एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो कहते हैं जी हमारे लिए मसूद अजहर, उसको हम ट्रैक कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जनाब वो गिलगित बल्तिस्तान रीजन के अंदर है। सो इट मीन्स कि वो कह रहे हैं कि अब वो बहावलपुर में नहीं है, वो बहावलपुर में नहीं है, वो गिलगित बल्तिस्तान के एक रीजन के अंदर है। और उन्होंने कुछ फुटेजेस वगैरह भी जारी की हैं। अब पता नहीं उन फुटेजेस की ऑथेंटिसिटी क्या है। ये डिफरेंट इंडिया जो है वो कश्मीरी जो लीडर है, जैसे ये सैयद सलाहुद्दीन है, इनकी इन्होंने फुटेज जारी की कि ये G10 में कहीं होते हैं, इस्लामाबाद के अंदर एक इलाका है वहाँ पे होते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो करते रहते हैं। अब पॉइंट यहाँ पे देखें, बड़ा सीधा सा है। पॉइंट ये है कि इंडिया क्यों अगर खबर जारी करेगा, अगर फॉर एग्जांपल जैश मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर इधर हैं, फॉर एग्जांपल, क्यों खबर देगा? एक बात, इसकी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं। पहली खबर ये
to give a message to the intelligence, to give a message to the people of Pakistan कि हम वहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं, हम वहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं. किन को ट्रैक कर रहे हैं? हम स्टिल ऐसे ग्रुप्स को ट्रैक कर रहे हैं. सो दिस इज फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये पैगाम दे रहे हैं इन ग्रुप्स को कि आप हमारी नज़रों से दूर नहीं हैं. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप, ये नहीं है कि हम आपको जो है वो देख नहीं सकते, हम आपको एग्जैक्टली देख सकते हैं. तीसरी इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इंडिया ये पैगाम दे रहा है कि जनाब हमारे पास सफिशेंट इंटेलिजेंस नेटवर्क ग्राउंड के ऊपर मौजूद है, जो हमें बताता रहता है कि बेसिकली ये जो ग्रुप्स हैं ये कहाँ पे. आपको याद होगा या इसका एक और मीनिंग भी हो सकता है, और वो ये है कि अगर आपको याद हो कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने थोड़ा अर्सा पहले एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था कि जनाब मुझे ये पता है कि जैश मोहम्मद के जो चीफ हैं वो अफगानिस्तान में. You've got this remediation tab right over here that gives you the play. ठीक है. और शायद उन्होंने ये भी कहा था कि हम उसे इंडिया के हवाले कर देंगे अगर हमें मिला वो. कुछ इस तरह की बात भी इंडियन मीडिया रिपोर्ट करता है. आई डोंट नो, मैं ऐसे फैक्ट्स को मैंने नहीं स्टडी किया. सो मुझे ऐसे लगता है कि इन दिस प्रीटेक्स्ट, इस सिचुएशन को देखते हुए लगता ये है कि शायद इंडिया हमला कर सकता है, एंड दैट कुड बी ऑपरेशन सिंदूर 2.0. भारत ने एक और टेस्ट किया है, ब्रह्मोस मिसाइल जो क्रूज मिसाइल है उसके, और ये जो क्रूज मिसाइल है ये मैं समझता हूँ कि भारत के लिए एक बड़ा अहम उनका एसेट है, और ये गेम चेंजर भी है. या वॉर में जो सिचुएशन होती है ना, उसके लिए ब्रह्मोस की कामयाबी बड़ी अहमियत रखती है भारत के लिए, क्योंकि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करता है और फिर जो है रेडार को अवॉइड या इवेड करने की सलाहियत रखता है. तो ये जो है इसकी बड़ी अहमियत हो जाती है. और अभी पाकिस्तान भारत जंग में भी भारत ने क्रूज मिसाइल का काफी इस्तेमाल किया था जी. अब इन्होंने जो रीसेंट टेस्ट किया है मुंतहा, उसमें इन्होंने इसकी स्पीड और इसकी रेंज को बढ़ाया है, और ये हमारे लिए एक मतलब हम इसको आई एम श्योर हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, जो भी कंसर्न इदारे हैं, वो इसको बड़ा क्लोजली वॉच भी कर रहे होंगे. अब जो इन्होंने स्पीड है इसकी जो बढ़ाई है, वो आप कह लीजिए कि जो आवाज़ की रफ्तार है उससे 8 गुना ज़्यादा बढ़ा दी है. तो जब एक क्रूज मिसाइल की स्पीड बढ़ जाए तो आप समझ सकती हैं कि उसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं ब्रह्मोस की. इसको वो कह रहे हैं एक्सटेंडेड ट्रेजेक्ट्री लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल. पहले तो सुपरसोनिक था ना, अब ये हाइपरसोनिक मिसाइल है. और न सिर्फ इसकी स्पीड बढ़ाई है, इन्होंने इसकी रेंज भी बढ़ाई है. पहले तो ये 500-450 किलोमीटर इसकी रेंज थी, अब इसकी रेंज को बढ़ाकर 1500 किलोमीटर कर दिया गया है. हालांकि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चाइना के कॉन्टेक्स्ट में जरूर इसका फर्क पड़ता है. तो अब जो क्रूज मिसाइल पे जो डिपेंडेंस है वो बड़ी भारत के लिए इम्पोर्टेंट हो गई है. और फिर साथ साथ इसका जो पे लोड है कि कितना भारी ये वेपन ले सकता है, ले जा सकता है, कैरी कर सकता है, वो भी बढ़ा दिया है तकरीबन 1000 से 2000 किलोग्राम तक. तो वो भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट इसका फीचर है इस नए क्रूज मिसाइल का. ओह माय गॉड, तालियां नहीं बजाओ, वो तुम्हारी बजा रहा है. ये हालत है इस कौम की. ये एक इंतहाई बर्गर तबका लाहौर का. कल 3 FC के जवानों को अगवा करके उनके गले काटे गए, उनकी वीडियो बनाकर पूरी दुनिया में मशहूर की गई. एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड. ठीक है ना जी, आपने ये सुना होगा जुमला. कल जो हमारे 3 FC के जवान शहीद हुए, जो उनके गले काटे गए हैं, अस्तगफिरुल्लाह नज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह नज़ीम. अंदर की बात यह है कि हमें तो बड़ी सख्त तकलीफ होती है कि इजराइल ने इंडिया के साथ
इतने अच्छे तल्लुकात बनाए हुए हैं कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी हो रहा है, उनकी हेल्प भी हो रही है। 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं और एक भारतीय फौजी नहीं मरा। अब आप खुद देख लें कि कितना बड़ा फेलियर है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में और भारत की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। कंपैरिजन देख लें। अबे अकल के बुद्धू, उस वक्त तुम्हें पता नहीं चला कि वो तुम्हारी ड्रम बजा रहा है बीट पे, वो भी उसका मजा इंडिया में बैठ के लोगों ने लिया है। DGMO level talks were going on. Pakistan actually was mentioning that we know that your such and such important vector is ready for action. और मैं आपको ये कहता हूं कि pull it back. अभी तक आपने पैरालिसिस क्यों है? आप फैसला क्यों नहीं कर पा रहे? अस्तगफुरुल्लाह, वरना होगा क्या कि मशरक से भारत किसी भी वक्त हम पर हमला करने वाला है। अगर ये सारे इलाके इसी तरह रहे, जहन्नुम के कुत्ते कॉकरोचों की तरह बाहर निकलकर हम पर हमले करेंगे। अभी जब जमाना अमन लगता है, भारत ने हमला नहीं किया हुआ, इस वक्त हाल ये है। और आपका ख्याल है, उम्मीद है कि किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को हम कन्विंस करेंगे यार साडा कश्मीर का मसला भी हल कर दे, और कुछ नहीं तो मुशर्रफ वाला फार्मूला ही वापस ले आओ, ताकि ये लड़ाई झगड़े खत्म हो, हम भी अपने अवाम की तरफ तवज्जो दे सके इंस्टेड ऑफ डिफेंस एंड आर्मामेंट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इंडिया ने, उन्होंने कहा जी कि वो सीधा सीधा पाकिस्तान के के ऊपर एक जारी बात है तबका डालता है। फिर ये कि जैश मोहम्मद कोई एफिलेट ग्रुप था, पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट उसका नाम, आई थिंक, वो कहते हैं जी उन्होंने ये किया है। उन्होंने 1 लाख पाकिस्तानी शहीद कर दी और हमने एक हिंदू नहीं मारा, हमने एक इंडियन सोल्जर नहीं मारा, और हमारे हजारों शहीद हो चुके। नमस्कार दोस्तों, अब कुछ दिनों पहले पाकिस्तानी आर्मी के कुछ फौजी जो थे उनको यहाँ पर अगवा कर लिया, और फिर अगर उनको नॉर्मली मार दिया होता तो ठीक था, लेकिन उनके सिर काट के जो है वो फेंक दिए गए। अब इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर लाल टोपी मतलब के जैद हामिद जो है वो रो रहा है। मतलब अब उसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हमें टारगेट किया जा रहा है, लेकिन उसको तब नहीं होता कि पहलगाम में जब हिंदुओं को देख देख कर मारा जा रहा है, जब मतलब कि इंडिया के अंदर इतने अटैक हो रहे थे पहले, तब वो सारी चीज़ें उसको याद नहीं आ रही है। उसको याद क्या आ रहा है, यही कि देखिए ऐसे मारा गया, वैसे मारा गया। ये वही लोग हैं जो इंडिया के ऊपर जब अटैक होता है ना तो उसको सेलिब्रेट करते हैं, और जब खुद की पिटाई होती है ना तो रोने लगते हैं। वैसा नहीं सोचते कि ठीक है भाई, अगर हमने कुछ किया है तो भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ता है। यहाँ पर यही बात हो रही है कि आखिरकार जैद हामिद कैसा लगता है रोते हुए। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। इनकी सड़कों पर हाल ये है कि जहन्नुम के कुत्ते कमांड पोस्ट, चेक पोस्ट लगाते हैं, बसों से लोगों को उतारते हैं, शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं, कत्ल करते हैं या अगवा करके साथ ले जाते हैं। अभी भी हमारे कई अफसर और जवान इनकी कैद में हैं, और जब इनका दिल चाहता है किसी को निकाल कर उसका गला काट के फेंक देते हैं। गंडापुर की हुकूमत किधर है? उनको तो ये करना चाहिए था कि पाक फौज की मुकम्मल हिमायत करते, बयान देते, जहन्नुम के कुत्तों के खिलाफ स्टैंड लेते। वो और उनकी पूरी रियासती मशीनरी और पुलिस तो एक्चुअली जहन्नुम के कुत्तों के साथी बने हुए हैं। वहां की पुलिस, आपको याद है पिछले दिनों उन्होंने एक जुलूस निकाला था, हंगामा किया था कि फौज को यहां से निकालो, हम जहन्नुम के कुत्तों को खुद कंट्रोल कर लेंगे। फौज को इन्होंने इतना प्रेशर बिल्ड किया, जुलूस निकाले कि फौज अपने कैंपों में चली गई और सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करती है या अगर उस पर हमला किया जाए। और जो इलाके की सिक्योरिटी थी, जो पुलिस की जिम्मेदारी थी, जिस पर इन्होंने फौज के खिलाफ इतना तूफान खड़ा किया था, अब वो सिक्योरिटी किधर है? ये कैसे मुमकिन है कि बड़ी बड़ी शाहराओं के ऊपर जहन्नुम के कुत्ते चेक पोस्ट लगाए हुए हों, गाड़ियों की तलाशी ले रहे हों, और वहां ना पुलिस हो, ना एफसी हो, ना आर्मी हो। आर्मी को तो तुमने धकेल के पीछे हटा दिया, कहा कि जी अपने इलाकों में जाए, अपने कैंपों में जाए, और कोई जरूरत नहीं है बाहर निकलकर हमारे रोड ब्लॉक्स करने की और तलाशियां लेने की और चेकिंग करने की। और खुद पुलिस क्या कर रही है, खुद गंडापुर की हुकूमत क्या कर रही है? मुझे जाती तौर पर कोई शुबा अब इस बात में नहीं रह गया कि हमें सूबे खैबर में एक गवर्नर रोल लगाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा सख्ती करनी पड़ेगी इन जहन्नुम के कुत्तों और इनके सहूलतकारों के खिलाफ। अरबों खरबों रुपए के जो सरकारी फंड दिए जाते हैं लॉ इन्फोर्समेंट के इस गंडापुर हुकूमत को, ये भत्ते के तौर पर इसकी बड़ी अदायगी करते हैं टीटीपी को, ताकि हमारे इलाकों पर हमारे लोगों को ना मारा जाए। जैसे बात कही कि ये अब सूबा प्रैक्टिकली हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है इसको मैनेज करने की, सारा कंट्रोल सूबाई हुकूमत के पास है। फौज को ये काम नहीं करने दे रहे, जहन्नुम के कुत्तों को खुला छोड़ दिया है। कल जो हमारे 3 एफसी के जवान शहीद हुए, जो उनके गले काटे गए हैं, अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, सूबाई हुकूमत की जानिब से ना कोई ताज़ियत,
ना कोई जनाजे में शिरकत। ऐसे खामोश हो गए जैसे खुशी मना रहे हो कि अच्छा हुआ फौज को नुकसान पहुंचा। अस्तगफिरुल्लाह नज़ीम। वहां पर हमें मजबूत गवर्नर रूल लगाना पड़ेगा या उसको मार्शल लॉ के तहत देना पड़ेगा वो पूरा इलाका। इख्तियार और ताकत सूबाई हुकूमत से लेनी पड़ेगी। इनके पास जो पैसे हैं, जो वसाइल हैं, जो इख्तियार हैं, ये इसको रियासत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। पीटीआई, पीटीएम और टीटीपी का बहुत खौफनाक नेक्सस बन चुका है सूबे में, जिसको अब हर सूरत में तोड़ना और कंट्रोल करना जरूरी है। मौजूदा पॉलिसी काम नहीं कर रही, रियासत अपना कंट्रोल लूज कर रही है। वो तमाम इलाके अब नो गो एरियाज बन चुके हैं पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के लिए और उसके अफराद के लिए। दर्जनों के हिसाब से वो जवान जो छुट्टी पे घर जाते हैं, उनको घरों में कत्ल कर दिया जाता है। जो छुट्टी से आ रहे या जा रहे होते हैं, उनको रास्तों से, सड़कों से अगवा कर लिया जाता है। दिस हैज टू स्टॉप। ये इस तरह नहीं चल सकता। पाकिस्तान आर्मी की कमांड को भी अब सीरियस फैसले करने पड़ेंगे। ये कैसे मुमकिन है? आपके पास ड्रोन्स हैं, आप उन तमाम सड़कों की 24 घंटे ISR ड्रोन से निगरानी क्यों नहीं कर सकते कि जहां पर चेक पोस्ट लगी हो वहां पर ड्रोन स्ट्राइक की जाए उसी वक्त उसी जगह पर। आपके जो गार्ड्स ऑफिसर्स जवान ट्रैवल करते हैं इस इलाके में, अभी तक आपने इजाजत क्यों नहीं दी इनको कि अपने साथ ये ऑटोमेटिक हथियार रख सके, ताकि कम से कम अगर मरना भी है तो लड़ते हुए मरे, 10-12 जहन्नुम के कुत्तों को साथ लेके जाए। अभी तक आप में पैरालिसिस क्यों है? आप फैसला क्यों नहीं कर पा रहे कि हमने इन जहन्नुम के कुत्तों के खिलाफ क्या करना है? जाफराबाद एक्सप्रेस बलूचिस्तान में अगवा हुई थी, 300 के करीब हमारे जवान उसके अंदर से सब खाली हाथ थे। जब आपको पता है कि आप BLA के इलाके से गुजर रहे हैं तो अपने जवानों को हथियार क्यों नहीं दिया आपने? 300 राइफलें होती तो मजाल नहीं थी किसी BLA की कि उस ट्रेन को अगवा करता। अभी तक फौज क्यों नहीं समझ पा रही कि हम हालत जंग में हैं, हमारे अफसर और जवान सड़कों से अगवा करके कत्ल किए जा रहे हैं? अभी तक रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा? डिसीजन क्यों डिले हो रहा है? और फिर क्यों असल सांप की जड़ है उसको हमने क्यों छोड़ दिया है? जब तक के यही जंग आप भारत के अंदर नहीं भेजेंगे, वो हमारे खिलाफ ही जंग करता रहेगा। हमने खालिस्तान को क्यों खुला छोड़ दिया? हमने कश्मीर की जहाद आज़ादी को क्यों हम भड़का नहीं रहे? वहां तो जायज जहाद आज़ादी है। खालिस्तान की तहरीक आज़ादी पूरी दुनिया में रिकग्नाइज की जा रही है, उसका हक है कि उसकी मदद की जाए। जब भारत के अंदर तहरीक आज़ादियां भड़कती है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी कम हो जाती है। 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं और एक भारतीय फौजी नहीं मरा। अब आप खुद देख लें कि कितना बड़ा फेलियर है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में और भारत की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में। कंपैरिजन देख लें। अजीत कुमार डोवल ने दहशतगर्द इस्तेमाल करते हुए, प्रॉक्सी एलिमेंट्स इस्तेमाल करते हुए, उन्होंने कोई दुनिया की परवाह नहीं की कि दुनिया क्या कहेगी, FATF लग जाएगा, हमें बुरा लगेगा, दुनिया कहेगी इंडिया दहशतगर्द मुल्क है। उन्होंने 1 लाख पाकिस्तानी शहीद कर दी और हमने एक हिंदू नहीं मारा, हमने एक इंडियन सोल्जर नहीं मारा और हमारे हजारों शहीद हो चुके। ये पाकिस्तान की डिफेंसिव डिफेंस पे जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, और अब हम उसमें भी सरेंडर करते जा रहे हैं कि जगह छोड़ते जा रहे हैं। एरिया डोमिनेंस भी हमने छोड़ दी। अब सारा एरिया जो है वो TTP डोमिनेट करती है उन इलाकों में। खुद आर्मी के अफसर और जवान छुट्टी जाते हैं, परेशान होते हैं कि यार अब कैसे जाएंगे। वो बसों को और IS को रोक रोक के उसमें सिर्फ शनाख्ती कार्ड देख के बंदे उतार लेते हैं। क्या ये सब कुछ इसी तरह चलेगा? उस पर कोई रिस्पॉन्स बिल्ड नहीं करना? प्रोविंशियल हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं है? गंडापुर की हुकूमत जो चल रही है वहां पे उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? चाइना की जो नस है वो उसकी इकोनॉमी है। दौरान अगर भारत उसकी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एंड सप्लाई और उसकी सप्लाई चेन को भंग कर देता है, चाइना अपने आप घुटनों पे केरल तट पर सिंगापुर के जहाज में आग लग गई। कंटेनर जहाज में धमाके के बाद यह आग लगी। आग फैलते देख 22 चालक दल सदस्यों ने जहाज को छोड़ दिया। आग लगने के तुरंत बाद इंडियन कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स ने तुरंत एक्शन लेते हुए बड़ा हादसा होने से भी बचा लिया। चल रहा है और कहा यह जा रहा है कि वो अब पाकिस्तान से बिलोंग खुद को नहीं समझ रहे। इंडिया इज डेफिनेटली दीज डेज इज प्रोजेक्टिंग इट्स पावर। इंडिया अपनी पावर को प्रोजेक्ट कर रहा है इसके जरिए से, और इस तरह के एक्शन जो है वो ले रहे हैं। भारत के इस अभियान को देखकर सिंगापुर के हाई कमिश्नर साइमन वोंग ने भारत को सिंगापुर की ओर से धन्यवाद दिया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि हमारे भारतीय मित्रों के प्रति हार्दिक आभार। ये तो अब ये फैसला हो गया है कि वाकई पाकिस्तान जो है वो रशिया से तेल, खाम तेल, पेट्रोल और डीजल जो है वो इंपोर्ट करने लगा है। ये डेडिकेशन बता रही है कि कैसे मैरीटाइम एक्टिविटीज में जो इंडिया है इस वक्त सेफ गार्ड कर रहा है पूरी दुनिया के इंटरेस्ट को। भारत के सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत की कीमत $3 अरब है। पाकिस्तान हथियारों की खरीदारी के लिए $1.7 अरब मुख्तस करता है, जबकि भारत हथियारों की खरीदारी के लिए $22 अरब मुख्तस करता है। 15 साल पहले पाकिस्तान जो था वो वाटर अबंडेंट नेशन था पर कैपिटा। आज वो वाटर डिफिसिट
नेशन है। हमारे पास 27,000 ग्लेशियर्स थे, आज वो 13,000 रह गए हैं। हमने बोला पानी नहीं मिलेगा। अब सिंध के लोग पंजाबियों के साथ लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के पंजाबियों के साथ, क्योंकि पंजाब सारा पानी अपने पास रख रहा है, सिंध को पानी मिल ही नहीं रहा, उनकी टैंकियां खाली हैं। उधर से बलोच लिबरेशन आर्मी जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, बलोचिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, हर रोज एक एक करके वो सिटीज को टेक ओवर करते जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि इंडिया डेफिनेटली फिलहाल की सिचुएशन में ऐसा है कि अपना पावर पूरी दुनिया को दिखा रहा है। बात ये हो रही है कि पिछले दिनों इंडियन ओशन के अंदर या फिर क्या कैरेबियन ओशन मतलब इंडिया के आसपास सिंगापुर का एक कंटेनर जहाज़ था जिसमें पहले ब्लास्ट हुआ और उसके बाद आग लग गई। फिर इंडियन नेवी ने जाके उसको बचाया। अब देखिए, अगर आप 10-15 साल पहले वाला इंडिया देखो ना, तो इस टाइप की फैसिलिटी या फिर क्या कि इस टाइप का इनिशिएटिव्स इंडिया लेता नहीं था। जैसे हमको पता है कि टर्की जो है ना, वो इंडिया की बात नहीं मानता या फिर इंडिया के अपोज में रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ जब बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया तब इंडिया ना कुछ सोचा ना कुछ, उस टाइप की सिचुएशन थी, इंडिया ने सीधा भेज दिया रिलीफ जो फंड था या फिर कहे कि रिलीफ एक्टिविटी वहाँ पर जाकर की। डॉक्टर्स नर्सिस बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर गए। कहने का मतलब ये है कि इंडिया जो है ना अपनी मसल फ्लैक्स कर रहा है, इंडिया अपनी पावर दिखा रहा है, चाहे वो कहीं पर रिलीफ पहुंचाने की बात हो, किसी को बचाने की बात हो, या फिर अमेरिका जैसे सुपर पावर के सामने मसल फ्लैक्स करना हो, या फिर कहे कि उसको बोलना हो कि भाई ठीक है हम अपनी दोस्ती मानते हैं, लेकिन अगर आप इस टाइप से हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर चल रहे हो तो वो नहीं होने वाला। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। रोज 10-15 अर्थक्वेक आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ये अर्थक्वेक नहीं है दोस्तों, ये कंट्रोल्ड न्यूक्लियर डेटोनेशंस हैं जो बार बार हो रही हैं। पहले एक हुआ, फिर अब तो हर रोज के 5-6 न्यूक्लियर बॉम्ब फटने शुरू हो गए हैं। वो नहीं फट रहे, ये नेटो के न्यूक्लियर बॉम्ब जो हैं वो फट रहे हैं। डेटोनेट किया है भारत ने, और जब हमने इसको एक्सपोज किया है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, तो हुआ क्या है, अमेरिका भी एक्सपोज हो गया चाइना के सामने, पाकिस्तान एक्सपोज हो गया पूरी दुनिया में, और न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी भी हमने परमानेंटली खत्म कर दी। दोस्तों, अब पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है कि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, दो चीजें और हो गई। एक तो अमेरिका और अमेरिका की और चाइना की लड़ाई होगी पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि दोनों को हथियार बेच रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। दूसरा एक काम हो गया कि पाकिस्तान के अंदर भी दो टुकड़े हो गए हैं, यानी कि पाकिस्तान के अंदर एक फैक्शन है जो है शरीफ फैमिली, ये है प्रो यूएसए, और दूसरा फैक्शन है आसिम मुनीर, वो है प्रो चाइना। अब ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप की फैमिली आती है क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फंड देने के लिए, ताकि शरीफ की फैमिली उसको यूज करे और हथियार खरीदे अमेरिका से। इसलिए जैसे ही वो क्रिप्टो करेंसी का इन्वेस्टमेंट फंड आया है शरीफ फैमिली के पास, उन्होंने अमेरिका को बोलना शुरू कर दिया, हमें आपका डिफेंस सिस्टम चाहिए। यानी कि ये जो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट है इसको सिक्योरिटी भी चाहिए। तो शरीफ फैमिली ने क्या किया, जो फिजिकल एसेट्स है पाकिस्तान के, उसको कोलेट्रल एक तरह से रख दिया क्रिप्टो के पास, कि भैया अमेरिका के पास, कि आप हमारे एयरपोर्ट, हमारे पोर्ट्स सारे आपको गिरवी रखे, बस आप जो है हमें हथियार दे दो इसके बदले। यानी कि पाकिस्तान को एक रियल एस्टेट की तरह यूज किया है किसने, डोनाल्ड ट्रंप ने। अब इससे हुआ क्या कि चाइना और भी ज्यादा वो फ्यूरियस हो गया है। अब जब फ्यूरियस हुआ तो आसिम मुनीर को आग लगी, क्योंकि आसिम मुनीर प्रो चाइना है। उसको कू करने से रोकने के लिए उसे बना दिया गया फील्ड मार्शल, एक सेरेमोनियल पोस्ट, जो कि एक मॉडर्न पाकिस्तान के अंदर जिसकी अहमियत जीरो है, सिर्फ इसलिए ताकि कहीं वो अमेरिका का जो क्रिप्टो का प्लान है उसे डीरेल ना कर दे। लेकिन साथ में आपने एक चीज और नोट करा होगा कि जो शरीफ है, जो शरीफ नहीं है, नाम में ही शरीफ है, उसने पब्लिकली आसिम मुनीर का मजाक भी उड़ाया और चाइनीज डिफेंस सिस्टम का भी मजाक उड़ाया। जब उन्होंने ये बोला, नवाज शरीफ ने अजरबैजान में और तुर्की में जाकर, कि ब्रह्मोस जो आई रात को 2:30 बजे, हमारे प्लान्स जो थे कि हमने भारत को डिस्ट्रॉय करना था, उसके पहले ही ब्रह्मोस आ गया और सारा कुछ तबाह करके चले गए। यानी कि उन्होंने बता दिया कि जो चाइना के खिलौने थे वो गार्बेज थे, और जो पाकिस्तान की आर्मी चीफ है ये क्लूलेस था ब्रह्मोस के सामने कि हो कहाँ क्या गया है, कहाँ से, ये शरीफ बोल रहा है कि कहाँ से बॉम्ब आया ब्रह्मोस और कहाँ से मुनीर के अंदर चला गया, ये मुनीर को भी पता नहीं लगा। और इसीलिए
मुनीर ने क्या किया, यानी कि मजाक उड़ाया जा रहा है मुनीर का। मुनीर ने एक ही काम किया, चाइना को बोला तुम मुझे J-35 दे दो, ये लीजिए J-35 की अब एंट्री होती है। ये जंक 35 बोलता हूं मैं इसको, क्यों? क्योंकि चाइना ने प्रॉमिस किया पाकिस्तान को कि मैं तुम्हें ये 5th जनरेशन स्टेल्थ जेट मैं तुम्हें दे रहा हूं एट हाफ द प्राइस। क्यों बोला गया? क्योंकि चाइना ने खुद इस प्लेन को अपनी एयरफोर्स के अंदर अभी इंडक्ट नहीं किया है। ये हाफ रेडी है, इनकम्प्लीट है, अनटेस्टेड है, अनरिलायबल है। हाफ रेडी था, इसीलिए हाफ प्राइस पर पाकिस्तान को दे दिया गया। और पाकिस्तान क्या कर रहा है? क्रिप्टो के लोन्स को यूज करेगा अपने फिजिकल लैंड को गिरवी रखने के बाद, मिलिट्री बेसिस को भी एज गिरवी रखेगा अमेरिका को, और उस पैसे से इस जंग को खरीदेगा। जब डॉलरों का घाटा पड़ता है तो फिर मुसीबत आती है, आपके डॉलर के ज़खायर खत्म हो जाते हैं, आप भीख मांगने, उधार मांगने IMF के पास, वर्ल्ड बैंक के पास, दोस्तों के पास पहुंचते हैं, और उसके नतीजे में फिर आपका रुपया डॉलर के मुकाबले में गिरता है, महंगाई का तूफान आता है, मुसीबत आती है, जिल्लत आती है, और फिर IMF के पास जाके संभालते हैं, फिर स्टेबलाइजेशन आती है और फिर करने लगते हैं तो फिर गिरते हैं। तो ये वाला जो सवाल है, इसका जवाब मिलेगा 2 साल बाद, 3 साल बाद, शायद 1 साल बाद, क्योंकि ये जो नंबर है, खौफनाक नंबर है कि जब हमारी तरक्की की रफ्तार 3.5 से ऊपर होती है। ये एक रिपोर्ट में था, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, एक रिपोर्ट में था 2.7% ग्रोथ, इंतहाई कम है। इतनी बड़ी आबादी वाले मुल्क में 2.5% जहां आबादी की रफ्तार हो, जहां पे इतनी बड़ी मुसीबत हो, 20 लाख नौजवान नौकरियों के लिए हर साल नए निकलते हों, उनको नौकरियां ना मिलती हों। और आप देखिए जो रिपोर्ट है, एक चीज मुझे बड़ी दिलचस्प लगी है इसमें उन्होंने बताया है कि बैनुल अक़वामी स्टैटिस्टिक्स क्या है। अरे भाई, अपने खित्ते में देखो, हमें ये कंपैरिजन करके बताओ कि साउथ एशिया में क्या है, जहां 6% की ग्रोथ है, और हमारी आपने जो बताया कि 2.7% पे पहुंचे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा कमाल है। तो आई थिंक देयर आर ह्यूज चैलेंजेस अहेड जो अभी करने हैं। ज़ैनब साहब, कतई कलामी की माज़रत, आप जिसे चलेंगे कमाल है, ये असल है, जेन्युइन है जहां तक पहुंचे हैं? क्योंकि जब आप इसकी जेन्युइनिटी की बात कर रहे हैं तो हमारे इस वक्त अगर हम कौमी पैदावार के मुकाबले में कर्जे की बात करें तो वहां भी एक इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है।